हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे एक राजनीतिक चिंतक जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो पॉलिटिकल फर्स्ट ईयर टीचर हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, सब एग्जाम के अंदर ये बराबर महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम शुरू करते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का जन्म 21 मार्च 1887 को बंगाल में हुआ था। बंगाल का जो 24 परगना जो क्षेत्र है उसमें इनका जन्म हुआ था। इनका रोल राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी पहली बार बंग भंग 1905 में दिखाई पड़ती है। हम आज एम.एन. रॉय का जो टॉपिक है इसको इस तरीके से कवर करेंगे। पहले 10 मिनट 15 मिनट में हम एम.एन. रॉय के बारे में एक समग्र समझ विकसित करेंगे, जिससे हमारे को ये पता चले एम.एन. रॉय का विचार किस तरफ जा सकता है। उसके बाद हम एम.एन. रॉय के मार्क्सवाद पे, मानववाद पे, गांधी से या मार्क्स से उनकी समानताएं असमानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनका रोल अपने को दिखाई देता है बंग भंग विभाजन। जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसके खिलाफ एम.एन. रॉय ने राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इस भागीदारी के बाद एम.एन. रॉय का योगदान हमारे को युगांतर दल, जो बंगाल के क्रांतिकारियों का एक मुख्य दल था, उसके सक्रिय सदस्य रहे और कानपुर षड्यंत्र या शस्त्रों की लूट के लिए इनको 1910 से 1915 तक जेल में बिताना पड़ा। ये जो समय था इनका क्रांति से संबंधित था। 1915 में जेल से छूटे, 1916 में ये भारत को छोड़कर विदेशों की तरफ, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके लिए विदेशों में जो जमीन तैयार करने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं जर्मनी में जाने के बाद उनकी वहां पे सेटिंग सही नहीं बैठती है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद का उदय हो चुका था। हिटलर जैसी शक्तियां धीरे धीरे ग्राउंड में आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद में वो पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये एक अमेरिका का जो आधुनिक यूएसए है उसका एक शहर है। यहाँ पे ये रुकते हैं। यहाँ पे ये मार्क्सवाद और साम्यवाद से संबंधित एक विचारक के रूप में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हिंदू जर्मन षड्यंत्र की वजह से ये सैन फ्रांसिस्को को छोड़ देते हैं और गुपचुप रूप से मैक्सिको की सीमा में घुसते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? मैक्सिको में ये जो मैक्सिको के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके साथ में मित्रता व्यवहार करते हैं और वहां का जो समाजवादी दल है उसके सदस्य बन जाते हैं। और रूस से बाहर पहला समाजवादी या साम्यवादी दल का गठन एम.एन. रॉय के द्वारा कहां पे किया जाता है? मैक्सिको में किया जाता है। जैसे हम आउटलाइन में ही अभी चल रहे हैं, तो पहला साम्यवादी दल रूस से बाहर, साम्यवादी दल रूस से बाहर कौन सा बना? साम्यवादी पार्टी मैक्सिको का निर्माण होता है और उसके निर्माण की प्रमुख भागीदारी जो पार्टिसिपेशन निभाते हैं वो
एम.एन. रॉय साहब निभाते हैं। उसके इसी दौरान, इसी समय काल 1916 से लेके 1930 तक का जो काल है उसमें एम.एन. रॉय के ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये मार्क्सवादी इंटरनेशनल में भी सक्रिय भागीदारी रहते हैं। पूर्वी एशिया की जो मार्क्सवाद की शाखा है उसके प्रमुख भी रहते हैं। जब 1930 में भारत में आते हैं तो नाम बदल कर आते हैं। नाम बदल कर आने के बाद भी इनका जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है वो इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में 1930 से 1936 तक इनको जेल में रहना पड़ता है। 1936 को जब जेल से रिहा होते हैं तो इनका संबंध कांग्रेस से होता है और कांग्रेस में भी ये कुछ दिन रहने के बाद में कांग्रेस के अंदर ही एक दल बनाते हैं जिसको बोलते हैं रेडिकल कांग्रेस। रेडिकल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। रेडिकल कांग्रेस की स्थापना करने के बाद में 1940 में मौलाना कलाम, जो मौलाना आज़ाद कलाम जिसका एक कांग्रेसी बड़े नेता होते थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद में कांग्रेस को क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं और 1940 से अपना एक अलग दल बनाते हैं, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी जब कांग्रेस से निष्कासित हो जाते हैं रिजाइन करने के बाद में, ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है। यही पार्टी इसी के विचार पे क्या चलता है, नव मानववाद का विचार देते हैं, जो उनके विचारों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको हम अभी टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि राय का जो जीवन का जो शुरुआती दौर है वो क्रांतिकारी के रूप में, मध्यकालीन जो दौर है वो मार्क्सवादी के रूप में, उसके बाद में कुछ समय कांग्रेस के साथ और कुछ समय वो अपने नए नव मानववाद के विचार से संबंधित रखते हैं। इतना देखने के बाद हमारे को एक निष्कर्ष निकलता है कि राय ने कभी भी अपने इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता और विवेकशीलता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। वो हमेशा जो उसको विवेक में सही बैठता था उसी को फॉलो करते हैं। 1916 से 1915 में उन्होंने मार्क्सवाद की कई आलोचनाएं की। मार्क्सवाद के जहां मार्क्सवाद के विचार से उनका मतभेद होता था वो खुलकर उसके ऊपर बात कर सकते थे। इसका निष्कर्ष यह है कि एम.एन. रॉय ने कभी भी अंधभगतता को फॉलो नहीं किया, यानी किसी भी दल को या किसी भी विचार को अंधभगत की तौर पे फॉलो नहीं किया। अभी हम बात करेंगे एम.एन. रॉय के राजनीतिक विचार। क्यों? क्योंकि हम एक राजनीतिक विज्ञान के एक छात्र होने के नाते हमारे को सबसे पहले हर दार्शनिक का या हर चिंतक का उसके राजनीतिक विचार के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो राजनीतिक विचार इसके दो भागों में बांटते हैं। राजनीतिक विचार हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक मार्क्सवादी और नंबर दो नव मानववादी। जब मैं आपको पहले ही बताया है कि मार्क्सवादी विचार उसके 1916 जब से उन्होंने भारत को छोड़ा और 1930 तक कहीं न कहीं इनके विचारों के ऊपर मार्क्सवाद का पूर्ण रूप से प्रभाव रहा। ये मार्क्सवादी इंटरनेशनल के सदस्य रहे, मार्क्सवादी कॉमिंटर्न के भी सदस्य थे और मार्क्सवाद की जो पूर्वी एशिया की जो शाखा थे उसके प्रधान भी थे। मैक्सिको के अंदर एक नई पार्टी साम्यवादी दल का गठन भी इन्होंने ही किया था। और नव मानवतावादी विचार जब वो कांग्रेस से एक तरह से रिजाइन करके बाहर निकल जाते हैं तो उसके विचारों में क्या आ जाता है, नव मानववाद आता है। इसको हम डिटेल के अंदर आज के लेक्चर में समझेंगे। नंबर दो, राज्य से संबंधित विचार। एम.एन. रॉय राज्य को साध्य मानते थे। ये मार्क्सवादी विचार और उदारवादी विचार दोनों को क्या करते हैं, यहां पे मार्क्सवादी और उदारवादी इन दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं।
राज्य को उदारवादी लोग क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई मानते हैं। और मार्क्सवादी क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। ये राज्य को क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं और आवश्यक अच्छाई मानते हैं। ये मान सकते हो कि राज्य क्या है? आवश्यक एक अच्छाई है। इस तरीके के इनके विचार हैं। अभी हम बात करेंगे वैज्ञानिक राजनीतिक। इनके राजनीतिक विचारों में एक आता है कि इनके जो राजनीतिक विचार हैं वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से मतलब यह है कि एम.एन. रॉय साहब ने दो चीजों को हमेशा क्रॉस किया, धर्म और अध्यात्म। यानी कि आत्मा और धर्म से संबंधित जितना भी ज्ञान है या धर्म को हमेशा हम क्या करते हैं? एम.एन. रॉय क्रॉस करते हैं। इसके ऊपर आधारित जो राजनीति का उसको भी क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और किसको सपोर्ट करते हैं? नैतिकता और विवेक पे आधारित राजनीतिक को सपोर्ट करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पे मतलब यह भी होता है कि वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति जिसकी हम व्याख्या कर सकें, जिसकी हम भविष्यवाणी कर सकें, जो सर्वव्यापक हो और जो सिद्धांत हो, जिसके ऊपर सिद्धांत बने जा सकें, इसको हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और राय साहब ये कहते हैं, एम.एन. राय ये कहते हैं कि नैतिकता और आदमी नैतिकता और विवेकशीलता से क्या कर सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना सकता है। भौतिकवाद। अभी हम देखेंगे कि एम.एन. रॉय के भौतिकवाद से संबंधित क्या विचार थे। भौतिकवाद। अभी अगर यहां पे हम कंपैरिजन करके चलते हैं तो कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत देते हैं उसमें क्या है? द्वंद्वात्मक साथ में है। द्वंद्वात्मक। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। लेकिन एम.एन. रॉय क्या करते हैं? द्वंद्वात्मक को सही नहीं मानते हैं और भौतिकवाद को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, सही मानते हैं। और ये क्या बोलते हैं? आदमी की जो प्रकृति है या प्राकृतिक रूप से आदमी ही, व्यक्ति ही क्या है? भौतिक है और वो सत्य है। यानी भौतिक वस्तुएं हैं उनको महत्व देते हैं। और यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो मार्क्स का जो भौतिकवाद है वो आर्थिक पहलू पे ज्यादा फोकस करता है, आर्थिक पक्ष पे। लेकिन एम.एन. रॉय साहब आर्थिक पक्ष के साथ में नैतिक पक्ष को भी मिला देते हैं। और इसीलिए इसको, ये जो मिलाने का जो तरीका है, इसीलिए एम.एन. रॉय साहब को भारत का बर्नस्टीन कहा जाता है। बर्नस्टीन कहा जाता है। अभी ये बताएंगे आप लेक्चर के लास्ट में या कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि जो एम.एन. रॉय को भारत का बर्नस्टीन क्यों कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी आप ये बताएंगे कि मार्क्सवाद के अंदर बर्नस्टीन का क्या योगदान है। अभी नेक्स्ट, क्रांतिवाद। एम.एन. रॉय क्रांतिवाद पे क्या विचार रखते हैं? अभी हम चर्चा करेंगे क्रांतिवाद पे। क्रांतिवाद एम.एन. रॉय साहब आनंद मठ और भगवत गीता से काफी प्रभावित थे। भगवत गीता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन तीन तत्वों से एम.एन. रॉय का क्रांतिवाद या क्रांतिकारी जो विचार थे वो प्रभावित थे। आनंद मठ को पढ़ने के बाद में, जिसमें बिकिम चंद्र चटर्जी का, जिसके अंदर हम वंदे मातरम जो गीत देखते हैं वो आनंद मठ से लिया गया है। भगवत गीता ये बोलती है कि निष्काम कर्म भाव, यानी क्रांतिकारी को बिना फल की इच्छा किए हुए
लगातार संघर्ष करना चाहिए। ये भी उन्होंने विचार कहाँ से लिया? भगवत गीता से लिया। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है, इसको इस तरीके से समझें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब यहाँ पे ये होता है जो हमारी संस्कृति है वो उच्च है और दूसरे की संस्कृति निम्न है, और हमारी संस्कृति या हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा क्षेत्र, हमारा जो रीति रिवाज, ये सब क्या है? दूसरे से उच्च हैं। और हमारी संस्कृति को बचाना हमारा क्या है? एक कर्तव्य है। ये जो भाव आता है वो किस में आता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में आता है। तो ये जो क्रांतिकारी जो विचार हैं इन तीनों से प्रभावित हैं। लेकिन एम.एन. रॉय साथ ही साथ ये भी समझा देते हैं कि क्रांतिकारी फेल क्यों हुए। क्रांतिकारी फेल क्यों होते हैं? फेल होने के क्रांतिकारियों के मुख्यतः दो कारण बताते हैं, एक तो सामाजिक कारण और एक आर्थिक कारण। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, इससे मतलब यह है कि जो क्रांतिकारी सामाजिक परिदृश्य को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए क्या होता है? क्रांतिकारी असफल होते हैं। और जो क्रांतिकारी हैं उनका आर्थिक पहलू भी हमेशा क्या रहता है? थोड़ा सा कमजोर रहता है। इसकी वजह से क्रांतिकारी हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं वो क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवाद से समानताएं। यानी कि अगला जो हमारा पॉइंट होगा डिस्कशन का, यानी कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स के दिए गए विचार या उनको मानने वाले लोगों को क्या माना गया है? मार्क्सवादी विचार। तो मार्क्सवाद और एम.एन. रॉय के अंदर समानताएं क्या है? सॉरी, एम.एन. रॉय, ओके ठीक है। तो इनके अंदर समानताएं या इनकी कौन कौन सी, मार्क्सवाद की कौन कौन सी बात को ये अपने ऊपर अप्लाई करते हैं या उनके साथ में अपना सकारात्मक रुख रखते हैं? वैज्ञानिक पद्धति, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है। वैज्ञानिक पद्धति के साथ में जैसा मार्क्स जिस टाइप का विचार रखते हैं उसी टाइप का एम.एन. रॉय साहब भी रखते हैं। भौतिकवादी, इस पे भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं हल्का सा, कि भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है उसमें भी एम.एन. रॉय और मार्क्स एक ही उस पे आते हैं। समतावादी समाज, समतावादी समाज, ये जो समानता की जो भावना है वो कहाँ से आती है? ये समाजवादी जो लोग होते हैं वो किस पे बल देते हैं? समानता पे बल देते हैं। तो समानता पे एम.एन. रॉय साहब भी बराबर बल देते हैं, और कार्ल मार्क्स भी दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग को क्या करते हैं? हमेशा समान हक दिलाने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स से क्या क्या असमानताएं हैं अभी हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स और एम.एन. रॉय के अंदर क्या क्या असमानताएं हैं? द्वंद्वात्मक, कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक बताया है वो किस किस के बीच में बताया है? भौतिक द्वंद्वात्मक बताया है। भौतिक का मतलब कार्ल मार्क्स इस प्रकार से समझाते हैं कि हर वस्तु के अंदर क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्वात्मक में क्या होता है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, और हर पहली स्थिति से अगली स्थिति और उससे अगली स्थिति उससे क्या होती है? हमेशा श्रेष्ठ होती है। आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको। ये जो भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक का भौतिक जो स्वरूप है उसको एम.एन. रॉय ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लेकिन द्वंद्वात्मक को ये वैचारिक रूप से एक्सेप्ट करते हैं कि द्वंद्व तो है लेकिन किस रूप में है? वैचारिक दृष्टि से है। इसको क्या करते हैं? एम.एन. रॉय साहब एक्सेप्ट करते हैं।
दूसरी असमानता है उनके इतिहास की व्याख्या। इतिहास की व्याख्या से संबंधित कार्ल मार्क्स का जो विचार है वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? आर्थिक पहलू। इतिहास कार्ल मार्क्स का अगर विचार हम डिटेल में समझें तो वो क्या है? आर्थिक पहलू को क्या करते हैं? आर्थिक पहलू या उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन ही क्या करते हैं? निरंतर इतिहास के ऊपर क्या, इतिहास को बनाने में क्या करते हैं? इतिहास क्या है? कार्ल मार्क्स की नज़र में आर्थिक साधन या उत्पादन के जो साधन हैं उनको छोड़ने का और पकड़ने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या मानते हैं? वो इतिहास मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एम.एन. रॉय के विचार कुछ इनसे डिफरेंस हैं। वो इसको आर्थिक के साथ में, आर्थिक के साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को भी जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलता है सिर्फ आर्थिक पहलू ही इतिहास है, लेकिन इसमें जो एम.एन. रॉय साहब है वो बोलते हैं कि आर्थिक पहलू के साथ सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू और अन्य पहलू भी क्या करते हैं? इतिहास के विकास में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं या अपना पार्टिसिपेशन निभाते हैं। अभी हम देखेंगे वर्ग संघर्ष। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स और एम.एन. रॉय के बीच में क्या क्या असमानताएं हैं। तो अभी हम यहीं पे देखेंगे कि वर्ग संघर्ष पे कार्ल मार्क्स के विचार और एम.एन. रॉय के विचार। वर्ग संघर्ष का मतलब दो वर्गों के बीच में संघर्ष है। कार्ल मार्क्स की नज़र में शोषित और शोषक वर्ग, शोषक यानी हैव नॉट और हैव, यानी कि कार्ल मार्क्स इस प्रकार से समझाते हैं कि दो वर्ग हैं, एक वर्ग ऐसा जिसके पास सब कुछ है और एक वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास सब कुछ है वो क्या करता है? दूसरे वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है। इसीलिए क्या करते हैं ये दोनों वर्ग? क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते हैं। और यही क्या है? कार्ल मार्क्स की क्रांति का भी कारण है। क्यों? क्योंकि जितनी असमानताएं बढ़ेंगी उतना ही क्रांति विषम होगी और खतरनाक होगी। तो यहाँ पे इस विचार को क्या करते हैं? एम.एन. रॉय रिजेक्ट कर देते हैं और वर्ग संघर्ष तो मानते हैं, लेकिन किन के बीच में मानते हैं? वर्ग संघर्ष मानते हैं सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र। एम.एन. रॉय साहब वर्ग संघर्ष को मानते हैं। वर्ग संघर्ष जो चल रहा है वो सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र के बीच में चल रहा है। सर्वाधिकार में जिस प्रकार जैसे जर्मनी, इटली, जापान, और लोकतंत्रवाद में वेस्टर्न कंट्री विद यूएसए, इनको क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का एम.एन. रॉय का जो झुकाव है इनकी वजह, इनकी जगह इनकी तरफ होता है, यानी कि लोकतंत्र की तरफ कार्ल मार्क्स का, एम.एन. रॉय का हल्का सा प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। और अलग से अपना संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, उसके बाद में नया वो देते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट हम विचार देखते हैं एम.एन. रॉय का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है वो है नव मानववाद। नव मानववाद एम.एन. रॉय के विचारों का मूल या आप बोले निष्कर्ष, जो कुछ भी इनका सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, इनके विचारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है नव मानववाद। नव मानववाद में किस तरीके से विचार दिए हैं? पहले तो हम ये समझेंगे कि मानववाद क्या है और फिर वो नव मानववाद किस तरीके से है,
तो पहले देखते हैं मानववाद। मानववाद के समर्थक प्राचीन अगर दर्शन से लें तो हमारे को मिलता है प्रोटोगोरस, उसके बाद इरास्मस, अरबिंदो और टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। जो प्राचीन मानववाद है उसको प्रोटोगोरस और इरास्मस, जो आधुनिक मानववाद है उसमें अरबिंदो और टैगोर, इनके मानववाद को ये क्या बताते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और रिजेक्ट क्यों करते हैं वो आपको भी समझना है। तो ये जो इनका जो मानववाद है उसको ये क्या बोलते हैं, अति प्राकृतिक। अति प्राकृतिक और अति मानवीय कहते हैं। यानी इनके मानव को क्या कहते हैं, ये मानव को क्या कहते हैं, मानव से ऊपर एक शक्ति को मानते हैं जो अति प्राकृतिक है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो मानव को भी, मानव से भी उच्च है। इस टाइप की शक्ति मानववादी लोग मानते हैं। लेकिन एम.एन. रॉय क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। अति मानवीय का मतलब मानव से ऊपर जो शक्ति है उसको करते हैं। जैसे हम मान सकते हैं यहाँ पे ईश्वर को यहाँ पे क्या मानते हैं, एक तरह से एम.एन. रॉय साहब रिजेक्ट करते हैं और अपना जो विचार देते हैं वो इस तरीके से देते हैं। अभी आप मानववाद समझ चुके हैं, तो अभी हमारे को जोड़ना है इसमें नव मानववाद या मौलिक मानववाद भी, इसको मौलिक मानववाद भी कहा जाता है या रेडिकल मानववाद भी कहा जाता है। तो इनका जो मानववाद है, इनका जो मानववाद है उसके अंदर आदमी को क्या मानते हैं, वो नैतिक और विवेकशील मानते हैं। नैतिक और विवेकशील। ये मानव को क्या मानते हैं, नैतिक और विवेकशील मानते हैं। और मानव के अंदर ऐसी शक्ति है या मानव एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है, या जो सभी टाइप के नैतिक और अपने विवेक से क्या कर सकती है, वो मानव अपना सर्वोच्च विकास कर सकता है। इस टाइप का जो विचार देते हैं वो क्या देते हैं, एम.एन. रॉय मानववाद के अंदर देते हैं। अभी हम मानववाद को कुछ पॉइंटों के ऊपर, एम.एन. रॉय का जो मानववाद है उसके कुछ पॉइंटों से हम क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एम.एन. रॉय का मानववाद क्या है। तो एम.एन. रॉय के मानववाद को समझने के लिए हमारे को सबसे पहले यह पता चलाना है कि मानववाद के मूल तत्व क्या क्या है। मानववाद के मूल तत्व। अभी आप प्राचीन मानववाद को भूल जाओ, हर जगह नव या मौलिक ही समझना है इसको। तो अभी जो नव मानववाद के जो मूल तत्व हैं वो 3 बताएं, स्वतंत्रता, विवेक और नैतिकता। आपको एम.एन. रॉय का विचार कुछ भी नहीं पता होता है, फिर भी आप 3 चीजों से उसके विचारों को समझ सकते हैं। वो है उसकी स्वतंत्रता, अभी हम आगे समझेंगे कि उसका स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ और है। उसके बाद में हम विवेकशीलता, वो मनुष्य को क्या मानते हैं, विवेकशील मानते हैं। मनुष्य तर्क और वितर्क कर सकता है। तो एम.एन. रॉय साहब नैतिकता पे ये इसको क्या करते हैं, मानववाद का मूल तत्व मानते हैं और कहते हैं कि आज के समाज में नैतिकतावाद या नैतिकता क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और इसको बनाए रखना राजनीति के अंदर निहायत ही जरूरी है। और इसके ऊपर क्या करते हैं, बल देते हैं। यहाँ पे हम पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एम.एन. रॉय को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।